वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये आधुनिक इतिहास चैप्टर नंबर 2 है, ब्रिटिश शक्ति का विस्तार। पहला क्वेश्चन है, कौन सी लड़ाई भारत में एंग्लो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई थी। तो वार्डीवास की लड़ाई थी, वो फ्रांसीसी प्रतिद्वंद्विता में निर्णायक साबित हुई थी। किस घटना में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया था। तो बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में। उसके बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का सूबे का वैध स्वामी बना दिया गया था। वैध याद रखना, वैध स्वामी बना दिया गया था किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किस घटना के बाद? तो 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई थी तब। 1764 में ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाबों एवं मुगल साम्राज्य की संयुक्त सेना के बीच कौन सी लड़ाई हुई थी। तो वो हुई थी बक्सर की लड़ाई। किसके किसके बीच हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और नवाब और मुगल साम्राज्य एक तरफ थे और ईस्ट इंडिया कंपनी अलग थी। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है जो हेक्टर मुनरो ने किया था। जो बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, उसमें अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व किया था वो था हेक्टर मुनरो। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का बादशाह आलमगीर था। तो प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 1757 में हुआ था, याद रखिएगा। और युद्ध के समय बादशाह था आलमगीर सेकेंड। नेक्स्ट है, किस तारीख को अंग्रेज प्लासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई थी। तो 23 जून 1757 को हुई थी प्लासी की लड़ाई। किसके मध्य हुई? तो सिराजुद्दौला थे और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के क्लाइव था, लॉर्ड क्लाइव, इसके बीच में लड़ा गया था। 7 बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। अंग्रेजों ने भारत में किस युद्ध के बाद राजनीतिक सत्ता हासिल की। तो प्लासी का युद्ध के बाद अंग्रेजों ने सत्ता हासिल की थी। प्लासी की लड़ाई में नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक मुख्य कारण यह था कि उनके एक सेनापति के नेतृत्व वाली सेना ने युद्ध ही नहीं लड़ा। तो सिराजुद्दौला के एक सेनापति थे, उनकी नेतृत्व करने वाली सेना थी जिसने युद्ध नहीं लड़ा। उनका नाम था सेनापति का मीर जाफर। तो मीर जाफर है जो इसकी जो एक सेना की टुकड़ी थी, उसने युद्ध नहीं लड़ा था, जिसके कारण सिराजुद्दौला हार गए थे। 1757 में प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? तो मीर जाफर, ये इनका सेनापति था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी के हार के बाद में सिराजुद्दौला की हत्या कर दी गई और किसको नवाब बना दिया गया था? तो नवाब बनाया गया मीर जाफर को। मुर्शीद कुली खां और अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला सभी कहाँ के नवाब थे? तो बंगाल के नवाब थे, याद रखिएगा। मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां और सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद में संधि कब की थी? तो ये संधि की थी 1765 में। किसके मध्य हुई थी इलाहाबाद की संधि? तो सुजाउद्दौला और शाह आलम ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ की थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1764 के प्रसिद्ध रोहिल्ला युद्ध में रोहिल्लाओं को पराजित करने वाले अवध के नवाब का नाम था सुजाउद्दौला। तो सुजाउद्दौला ने रोहिल्लाओं को कब पराजित किया था? तो ये था 1774 का प्रसिद्ध युद्ध है रोहिल्ला युद्ध, इसमें इन्होंने पराजित किया था। पहला मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 और 69 में लड़ा गया, जो समाप्त हुआ था किस संधि से? तो मद्रास की संधि हुई थी, उससे जो पहला मैसूर युद्ध था अंग्रेजों और हैदर अली के बीच में, वो समाप्त हुआ था। कौन सी संधि? तो मद्रास की संधि। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब लड़ा गया? तो ये पहला एंग्लो मैसूर युद्ध है, इसको याद रखिएगा। एंग्लो मैसूर युद्ध के नाम से भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। तो ये था 1767-69 के बीच में लड़ा गया था। और द्वितीय वाला कब लड़ा गया? तो द्वितीय वाला 1780 से 1784 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो टीपू सुल्तान और ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने है जो 1784 में मंगलोर की संधि हुई थी, 1784 में, तब ये हस्ताक्षर किए थे। तो मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो 1784 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त करने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ किस संधि पर हस्ताक्षर किया? तो एंग्लो मैसूर युद्ध है जो 3 हुआ है, पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा। पहला हुआ है जो 1767 और 69 में, दूसरा हुआ 1780 से 84 के बीच में, फिर तृतीय वाला हुआ जिसमें है इसको समाप्त किया गया किस संधि के द्वारा? तो ये संधि थी, संधि का नाम याद रखिएगा, श्रीरंगपट्टनम की संधि। कब हुई थी ये? तो 1792 में हुई थी श्रीरंगपट्टनम की संधि। किसके मध्य हुई थी? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के साथ हुई थी।
तीसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ये तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत कब की थी? तो इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली है 1793 में की गई लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ये भी याद रखिएगा। मैसूर के खिलाफ किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अंततः जीत हासिल की? तो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध थे, उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीत हासिल की थी। तो मैसूर के युद्ध कितने हुए मैसूर और अंग्रेजों के मध्य में, ईस्ट इंडिया के मध्य? तो 4 हुए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। और जीत हासिल कब की थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने चौथे में एंग्लो मैसूर युद्ध में की थी। और स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली की शुरुआत 1793 में स्टार्ट की थी। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर के खिलाफ कितने युद्ध लड़े? 4 लड़े थे। किस युद्ध ने एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त किया? तो श्रीरंगपट्टनम का युद्ध था, इसने है जो एंग्लो मैसूर के युद्ध हो रहे थे उसको समाप्त किया था। और ये जो संधि हुई थी ये किसके बीच हुई थी श्रीरंगपट्टनम की? तो टीपू सुल्तान और ईस्ट इंडिया के मध्य थे। टीपू सुल्तान ने शासनकाल में उनके राज मैसूर की राजधानी कौन थी? तो श्रीरंगपट्टनम की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लो मैसूर युद्धों के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया? तो बंगाल के गवर्नर के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बंगाल के गवर्नर पहला कौन हुआ? रॉबर्ट क्लाइव हुआ। संगोली की संधि पर अंग्रेजों और किनके बीच हस्ताक्षर किए? तो संगोली की संधि पर अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हस्ताक्षर किया गया था। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया? तो मैसूर पर शासन किया था वाडेयारों ने। वाट गांव का अधिवेशन किस वर्ष हुआ? तो वाट गांव का अधिवेशन 1789 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश राजस्व अभिलेखों में एक राजस्व संपदा है जो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है, तो उसका नाम होता है महल। श्रीरंगपट्टनम किला कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक में स्थित है। अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी किया था? तो अंग्रेजों ने बंगाल में किसानों को जूट उगाने के लिए राजी किया था। और क्वेश्चन है जैसे आता है, सबसे ज़्यादा जूट कहाँ पाया जाता है? तो बंगाल में होता है सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन, ये भी याद रखिएगा। तथा कथित ब्लैक होल त्रासदी कहाँ हुई थी? तो ब्लैक होल त्रासदी है जो कलकत्ता में हुई थी। सिराजुद्दौला ने किस शहर का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था? तो कलकत्ता का नाम बदलकर अलीनगर कर दिया था। किसने? सिराजुद्दौला ने। अलीनगर की संधि अंग्रेजों के साथ किसने की थी? तो सिराजुद्दौला ने की थी। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना था। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेजों ने पंजाब में किसानों को क्या उगाने के लिए राजी किया? तो अंग्रेजों ने पंजाब में गेहूं उगाने के लिए राजी किया, बंगाल में जूट उगाने के लिए राजी किया। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तो प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध है जो वांडाबो की संधि थी उस पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता जो हैदर अली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मैसूर का बाग या शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है? तो टीपू सुल्तान को शेर मैसूर के नाम से या मैसूर का बाग के नाम से जाना जाता है। फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों में कौन प्रेरित था? तो टीपू सुल्तान थे। अफीम युद्ध में भारत के किस पड़ोसी देश के खिलाफ ब्रिटेन ने भारतीय सिपाहियों और ब्रिटिश भारतीय सेना का इस्तेमाल किया? तो वो थे चीन। अफीम युद्ध अंग्रेजों और किसके बीच लड़े गए? तो अफीम युद्ध है जो अंग्रेज और चीन के बीच लड़ा गया। कलकत्ता में किस सन में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था? तो कलकत्ता है जो 1772 में ब्रिटिश भारत की राजधानी बन गया था। कब बना था? तो 1772 में कहाँ की ब्रिटिश भारत की राजधानी कौन बना? कलकत्ता बना था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1911 तक कौन सा शहर ब्रिटिश भारत की राजधानी था? तो 1911 तक ब्रिटिश शहर था, उसमें भारत की राजधानी ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता थी 1911 तक। फिर 1911 के बाद में दिल्ली को, फिर 1912 में दिल्ली है जो भारत की राजधानी बन गई थी। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लड़ने के लिए सिपाहियों ने किस स्थान पर समुद्री मार्ग से जाने से इनकार कर दिया था? तो वर्मा से। किसको ब्रिटिश शासन से पहले भूमि की माप की इकाई के रूप में जाना जाता था? भूमि का आकार विविध था। बंगाल में अंग्रेजों ने इसे लगभग 1/3 एकड़ में मानकीकृत किया था। तो बीघा को जाना जाता था। 1905 से पहले ब्रिटिश भारत का सबसे बड़ा प्रांत कौन था? तो सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल।
कब? 1905 से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1919 ईस्वी में निम्नलिखित में कौन सी घटना नहीं घटी? ऑप्शन दिया होगा, जैसे ये दिया हुआ है, बंगाल का विभाजन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा है, रॉलेट एक्ट पारित किया गया, जलियांवाला त्रासदी। तो कौन सी घटना नहीं घटी थी 1919 में? तो ये हो जाएगी बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन है जो 1919 में नहीं हुआ था। बाकी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा भी हुई, रॉलेट एक्ट पारित हुआ, जलियांवाला बाग त्रासदी भी हुई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था बंगाल का विभाजन। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसकी लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था? तो ये था सुवाली की लड़ाई में। किसमें? सुवाली की लड़ाई में पुर्तगालियों को हराया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। भारत के किस राज्य में अहोम वंश का शासन था? तो असम में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलाताल घर भारत के किस राज्य में स्थित एक ऐतिहासिक स्मारक है? तो असम में। तो असम में क्या है? तलाताल घर। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, पूछा भी गया है। आज़ादी से पहले किस भारतीय क्षेत्र को पहले काला पानी के नाम से जाना जाता था? तो आज़ादी के पहले है काला पानी के नाम से जाना जाता था अंडमान निकोबार द्वीप समूह को। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गोमस्थ क्या था? तो गोमस्थ था बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्रित करने, कपड़े की गुणवत्ता जांच करने के लिए एक वेतनभोगी नौकर। तो जो कपड़े बुने जाते थे, बुनकर उनको बुनते थे, उनकी निगरानी, आपूर्ति करने, कपड़ों की गुणवत्ता, इसके लिए एक वेतनभोगी नौकर रखा गया था, उसका नाम था वो गोमस्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने भारत पर लगभग शासन किया तो 200 वर्षों तक शासन किया था। टीपू के अंतर्गत भू राजस्व एकत्रित किया जाता था, तो मुख्य रूप से टीपू द्वारा नियुक्त सरकारी अधिकारियों द्वारा। 1856 में जब डलहौजी ने अवध पर कब्जा किया तब नवाब कौन था? तब नवाब थे वाजिद अली शाह, अवध के अंतिम नवाब थे ये थे। लॉर्ड डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध पर कब्जा कैसे कर लिया था? तो इन्होंने कुप्रशासन का आरोप लगाकर कब्जा कर लिया था। किस सन में मराठों के आत्मसमर्पण के बाद तीसरे एंग्लो मराठा युद्ध का अंत हुआ और मराठा साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया? तो 1818 में। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध के बाद पेशवा को पेंशन के साथ कहाँ भेजा गया था? तो बिठूर कानपुर भेज दिया गया था। हैदराबाद के अंतिम निजाम कौन थे? तो हैदराबाद के अंतिम निजाम थे मीर उस्मान अली खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उत्तर पूर्वी भाग में त्रिपुरा की पूर्व रियासत पर किस वंश का शासन था? तो ये था माणिक्य वंश का। किस वंश का? माणिक्य वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार किस क्षेत्र में अंग्रेजों को सौंप दिया गया था? तो अंग्रेजों को मालाबार था उस क्षेत्र को सौंप दिया गया था। कौन सी संधि के अनुसार? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार। किस वर्ष में एंग्लो सिख युद्धों में सिखों के हारने के बाद अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो ये था 1849 में। तात्या टोपे की हत्या किस वर्ष हुई? 1859 में तात्या टोपे की हत्या हुई थी। मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने किस वर्ष सालबाई की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो सालबाई की संधि थी वो हुई थी 1782 में और इस पर हस्ताक्षर किए गए किसके मध्य? तो मराठा साम्राज्य और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यापकगत नीति जिसको कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स से सबसे पहले किस रियासत पर लागू किया था? तो सतारा था। सतारा में कब लागू हुआ? तो 1848 में। सारीगढ़ी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो 1897 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने शासन के दौरान अंग्रेजों ने असम में खेती करने वाले को क्या उगाने के लिए मजबूर किया था? तो चाय उगाने के लिए। असम में चाय हो गया, बंगाल में उन्होंने जूट हो गया और पंजाब में गेहूं उगाने के लिए मजबूर किया था अंग्रेज़ों ने, याद रखिएगा। जब अंग्रेज़ों ने कित्तूर राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की तब किसने हथियार उठाया और ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वहाँ रानी थी, रानी चेन्नम्मा ने आंदोलन का नेतृत्व किया था। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाडियार वंश का शासन किस स्थान पर था? ये था मैसूर में। 1858 में झांसी के किले की घेराबंदी किसने की थी? तो सर होरूज ने की थी। किसने की थी? सर होरूज ने की थी। कहाँ पे? झांसी के किले की घेराबंदी। किस सन में? तो 1858 में। फिर है अधिमिलन पत्र जिसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर करने वाला पहला व्यक्ति था त्रावणकोर के दीवान।
फिर सूरत की संधि पर अंग्रेजों ने किसके साथ में हस्ताक्षर किए थे? तो सूरत की संधि पर अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान कोलकाता का गठन 1690 में 3 गांव थे, कालीकट, गोविंदपुर और कौन सा गांव था जिसके सम्मेलन द्वारा किया गया? तो 3 गांव थे, कालीकट था, गोविंदपुर था और सुतानुती थी। तो इन तीनों गांवों को मिलकर कोलकाता का गठन किया गया था। कब किया गया? 1690 में। इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।